डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव की। उत्तर प्रदेश के चुनाव के 7 चरण समाप्त हो गए हैं। बस अब नतीजों का इंतजार है। नतीजे कल यानी 10 तारीख को सामने आएंगे। तमाम तरह के जितने एग्जिट पोल हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते दिख रहे हैं। केवल एक देशबंधु ने जो सर्वे कराया है उसके अनुसार माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और योगी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं। हालांकि कई दलों का, कई सर्वे का ये भी कहना है कि इस बार सीटें ज़रूर घटेंगी। इस बीच अखिलेश यादव ने एक नई बहस पहले से ही छेड़ दी है, और वो भी ऐन चुनाव के बाद और नतीजों से जस्ट पहले। वो है, उन्होंने ईवीएम घोटाले का आरोप लगाया है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का उन्होंने आरोप लगाकर ये कहा है कि प्रशासन, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने पर तुला है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इस तरह के आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। इसके पीछे कई जगह से इस तरह की स्थितियां बनी हैं। कुछ पर हम नजर डालते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद लखनऊ, बस्ती और उसके बाद सोनभद्र में भी प्रशासन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया है। मतगणना के पूर्व सोनभद्र के घेरावल में बने मतगणना केंद्र परिसर में मतपेटी और मतपत्र लदी गाड़ी पहुंचने पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। सपाइयों ने प्रशासन पर पोस्टल बैलेट बदलने का और हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। गाड़ी को भी मौके पर ही रोक लिया गया। हंगामा बढ़ने पर एसडीएम ने सपाइयों को समझाने की कोशिश की और प्रत्याशियों को बुलाकर वहां बने स्ट्रांग रूम में लगी सील आदि दिखाई। इसके बाद भी सपाई मानने को तैयार नहीं हुए और धरना प्रदर्शन चलता रहा। जानकारी के अनुसार घेरावल विधानसभा क्षेत्र का स्ट्रांग रूम कॉलेज में बनाया गया है। सोमवार को यहां मतदान होने के बाद सभी ईवीएम देर रात जमा हो गए और कमरों को सील कर दिया गया था। इसी बीच मंगलवार को दोपहर एसडीएम लिखी टाटा सूमो के साथ एक पिकअप कॉलेज में जाते हुए दिखाई देने पर हंगामा शुरू हो गया। आखिर एसडीएम लिखी हुई वो गाड़ी वहां पहुंची कैसे और उसके साथ दूसरी गाड़ी कैसे गई? अगर उसमें एसडीएम साहब थे ठीक है, लेकिन उसके साथ दूसरी गाड़ी का पहुंचना शंका पैदा करता है। दूसरी बात, कॉलेज के बाहर पहले से ही रखवाली के लिए मौजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दोनों गाड़ियों को रोक लिया और उनका कहना था कि एसडीएम लिखी गाड़ी के अंदर मतपेटी और मतपत्र दोनों थे, जबकि पीछे चल रही पिकअप पर कई बोरों में मतपत्र लदे हुए थे। मतपत्र देखते ही सपाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने सपाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद अन्य प्रत्याशियों को भी बुलाकर स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग बरकरार है कि उन्हें स्ट्रांग रूम के बाहर जगह दी जाए ताकि ईवीएम और वहां रखी मतपेटियों की रखवाली की जा सके। एसडीएम का कहना है कि चालक गलती से वहां मतपेटी और मतपत्र लेकर पहुंच गया था। वहीं घेरावल के एसडीएम का कहना है कि ईवीएम में लगने वाले मतपत्र जमा करने के लिए वाहन जा रहे थे, साथ में चुनाव से जुड़ी स्टेशनरी थी, उसे सपा कार्यकर्ताओं ने रोका। प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम दिखा दिया गया है, कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। ये बात सोमवार की वोटिंग के बाद की है। दरअसल इस तरह के आरोप लगाने के ये पहला इतिहास नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। सोमवार को राज्य में वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल जारी किए गए, जिसमें बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आती दिखी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अपनी हार को देखते हुए हताश अखिलेश ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। और इस तरह की टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी आहत होने वाली या निराश होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भले ही अखिलेश यादव के आरोपों का मजाक बना रही हो, लेकिन ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने ही उठाया था। आप इस बात पर गौर कीजिए कि 2009 में सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में भारतीय जनता पार्टी वो सबसे आगे थी।
साल 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सत्ता नहीं मिली तो पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे और बीजेपी ने उस दौरान ईवीएम के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी को लेकर देश भर में अभियान भी चलाया गया था। आज उसी भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। इसे क्या कहा जाए, एक तरह की ये इतिहास खुद को दोहराता है जैसी स्थिति बन गई है। जो कभी आरोप लगाया करते थे आज उन पर आरोप लग रहे हैं। बता दें कि बीजेपी केवल अकेली पार्टी नहीं रही है जिसने ईवीएम पर सवाल उठाया हो। कांग्रेस से लेकर राष्ट्रवादी जनता दल, बीएसपी, टीएमसी और अब एसपी भी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। साल 2009 में उड़ीसा में बीजू जनता दल के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने कहा था कि प्रदेश में नवीन पटनायक की सरकार बनने के पीछे और कोई नहीं बल्कि ईवीएम मशीन है। वहीं साल 2014 के असम लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव समेत टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने तो राज्य के विधानसभा में ईवीएम का ट्रायल भी पेश कर दिया था। आपको याद होगा कि केजरीवाल किस तरह से ईवीएम घोटाले को लेकर आक्रामक भूमिका अपनाए हुए थे और वो चाहते थे कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं थी। उन्होंने बाकायदा किस तरह से हैक किया जा सकता है इसका विधानसभा में प्रदर्शन भी किया था। अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चुनाव कराने की कई बार मांग की है। वहीं साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीएसपी मुखिया मायावती ने भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उन्होंने यह तक कह दिया था कि बीएसपी को बीजेपी ने नहीं बल्कि ईवीएम मशीन ने हराया है। वहीं ईवीएम पर लगातार उठे सवालों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि अन्य देशों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन से अपने देश की ईवीएम बिल्कुल अलग है। उन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि जब भी सुविधा अनुसार जिसकी सरकार बनती है वो तो ईवीएम पर खामोश रहता है, लेकिन विरोधक इस मामले में आक्रामक भूमिका निभाते हैं और ईवीएम हैक का मामला उठाते हैं। लेकिन बनारस जैसी जगह पर, सोनभद्र जैसी जगह पर और अन्य ज़िलों में जिस तरह की गड़बड़ी देखी गई है, ईवीएम मशीनें पाई गई हैं, एसडीएम जिस तरह से उनकी गाड़ियों में मतपत्र पाए गए हैं और दूसरे तौर तरीक़ों से सुल्तानपुर का भी एक मामला सामने आया, वहाँ पर भी मतपत्र और ईवीएम पाई गई है। ये सारे सवाल उठाती हैं और कहीं न कहीं आग है, धुआं है तो आग है, कहीं न कहीं आग है, कहीं न कहीं धुआं उठ रहा है तो उसके पीछे किसी न किसी बात का कारण है। इस बात की तह में जाने की ज़रूरत है और एक विश्वस्त चुनाव जब तक नहीं होगा ईवीएम बदनाम होती रहेगी, सरकार किसी की भी बन जाए, लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे। इस प्रश्न चिन्ह लगने और उसका उत्तर पाने के बीच जितने भी प्रक्रिया है उस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, चुनाव आयोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग सबसे उत्तम हथियार माना जाता है और अगर ही उस पर ही टीका टिप्पणी होने लगे, पहले बूथ कैप्चरिंग के, उसके बाद ईवीएम हैक के अगर लगने लगे तो बनी बनाई सरकार की विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ती है और इस तरफ ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। बात मात्र अखिलेश केजरीवाल, बीएसपी और अन्य दलों की नहीं है, बात विश्वसनीयता की है और इस विश्वसनीयता पर खरे उतरने की जिम्मेदारी सरकार की है। देखते हैं कल नतीजे क्या आते हैं और सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, चाहे वो ईवीएम हैक का मामला हो, चाहे एग्जिट पोल का मामला हो या बड़े बड़े नेताओं के दावे हों, सब कुछ कल साफ हो जाएगा। आज ही सुबह एक मैसेज कहीं देखा था, पढ़ा था कि मैं 10 मार्च हूँ, मैं कल आ रहा हूँ और किसी की जीत किसी की हार ला रहा हूँ। कल नतीजे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे और किसकी सरकार बनेगी, कहाँ पर 5 राज्यों में
ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। उससे पहले केवल आकलन संभावनाओं का खेल जारी है, लेकिन इसका हिस्सा हम बनने से खुद को परहेज़ कर रहे हैं, खुद परहेज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं आपके सामने केवल स्पष्ट स्थितियां ही हम सामने रखें। फिलहाल ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नतीजों को लेकर और जानेंगे किस तरह के नतीजे किसके समर्थन में आए, सरकार किसकी बनती दिख रही है। इन तमाम समीक्षाओं के साथ हम कल हाजिर होंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम पर आपकी टिप्पणियों का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।